Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो, और ये एक टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है। यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी अगर आपके सिलेबस में है, तो साथियों ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये चौथे नंबर की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज में निकाल चुका हूँ, जिसमें टेस्ट सीरीज 1 और 2 हिंदी से संबंधित थी, जबकि टेस्ट सीरीज जो 3 थी वो एसएसटी, यानी कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान विषय से, तो आपको टेस्ट सीरीज 3 भी जरूर देखनी चाहिए। तो साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ टेस्ट सीरीज 4, जिसमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने इसमें किया है। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज की। पहला प्रश्न है, गरल शब्द का विलोम शब्द है सरल, विरल, सुधा, अगम। साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि जो गरल शब्द है इसका विलोम शब्द है। इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, जो सुधा है, सुधा गरल का विलोम शब्द है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, गरल का मतलब यहाँ पर विष या जहर होता है, तो इसके विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 सुधा। सुधा का मतलब होता है अमृत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है सितार, पराठा, दर्शन, मन। जी हाँ साथियों, एक शब्द ऐसा है जो हमेशा सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा वो शब्द है साथियों? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसका सही जवाब जो है वो है साथियों विकल्प 3 दर्शन। जी हाँ दोस्तों, जो दर्शन जो शब्द है वह हमेशा बहुवचन में ही काम में आता है या प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 3 दर्शन। दर्शन जो शब्द है साथियों यह हमेशा यानी कि सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग। जी हाँ साथियों, जंगल में लगने वाली जो आग है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला कोई एक शब्द कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। बड़वानल, दावानल, जठरानल, कामानल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न परीक्षा में आने के बिल्कुल चांस रहते हैं इस प्रश्न के, और अच्छा प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है ये परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आप भी अनुमान लगाइए क्या इसका सही जवाब है। तो साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जंगल में लगने वाली जो आग है उसको कहते हैं दावानल। जी हाँ दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो सही जवाब है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़वानल की बात करूँ तो समुद्र में लगने वाली आग जो है वो बड़वानल कहलाती है। जठरानल पेट की आग होती है, और जो दावानल है साथियों ये होती है जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 2 दावानल। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है साथियों, योगेंद्र ने बहन से राखी बंधवाई रेखांकित पद में क्रिया है प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक, पूर्णकालिक, आकर्मक। साथियों, अच्छा प्रश्न है। सेंटेंस दोबारा देखिए, वाक्य को दोबारा देखिए। योगेंद्र ने बहन से राखी बंधवाई, तो जो बंधवाई जो पद है, रेखांकित पद है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी कि प्रेरणार्थक। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। योगेंद्र ने बहन से राखी बंधवाई, तो बंधवाई जो पद है इसमें ये जो क्रिया है बंधवाई, ये है साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1 प्रेरणार्थक क्रिया। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है साथियों, निम्न में से सही शब्द शुद्धि है गारहस्ते, गारहस्ते, ग्राहस्ते, गृहस्थी। साथियों, कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध है? तो यहाँ पर बात की जाए तो साथियों पहला जो विकल्प है गलत है, दूसरा विकल्प भी गलत है, तीसरा भी गलत है। साथियों, यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है गारहस्थे, ये बिल्कुल सही यानी कि शुद्ध है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 गारहस्थे। अगला प्रश्न है, रामायण का सही संधि विच्छेद है रामधन अण, रामधन आयन, रामधन अयन, रामाधन यण। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, और निश्चित रूप से ये आपको आना चाहिए, और कई बार प्रश्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब विकल्प 3 राम धन अयन। जी हाँ दोस्तों, रामायण के संधि विच्छेद की यदि बात करें तो इसका सही जवाब होगा राम धन अयन। राम धन अयन साथियों दीर्घ संधि है, और इस तरीके से रामायण बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 79 शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ साथियों, जो शब्द है 79 इसमें उपसर्ग कौन सा है? उ, उन,
उन, उत। साथियों यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, एक दो जो विकल्प हैं उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो 79 जो शब्द है साथियों, इसमें उपसर्ग की बात करें तो वो उपसर्ग इसमें नहीं है, उन उपसर्ग भी नहीं है, उत भी नहीं है साथियों। विकल्प 2 यहाँ पर सही है। जी हाँ दोस्तों, 79 जो शब्द है इसमें उपसर्ग जो है वो है उन उपसर्ग। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनमें हलंत नहीं लगा हुआ है। जी हाँ साथियों, नीचे जो हलंत लगा हुआ है जैसा विकल्प 3 में आप देख रहे हैं वो इसमें नहीं, यानी कि बिना हलंत का जो उन लिखा हुआ है विकल्प 2 में, ये इसका सही जवाब है। तो साथियों इस तरीके से जो प्रश्न है 79 शब्दों में उपसर्ग, इसका सही जवाब है विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्तन्य किसका पर्यायवाची है? खीर, पेय, क्रोध, दूध। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्तन्य एक शब्द है, यह किसका पर्यायवाची है? तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्तन्य शब्द है ये पर्यायवाची है दूध का। जी हाँ साथियों, स्तन्य जो शब्द है यह दूध का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4 यानी कि दूध। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में, उक्त दोनों में ही नहीं। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको समझना आप। अनुनासिक चिन्ह, जैसा कि आप देख रहे हैं चिन्ह जो यहाँ पर लगा हुआ है साथियों, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, तो ये अनुनासिक चिन्ह जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तत्सम शब्दों में, तद्भव में, या दोनों में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब मैं आपको बताऊँ साथियों, इसका सही जवाब जो है वो है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, तद्भव शब्दों में, यानी कि जो अनुनासिक चिन्ह है इसका प्रयोग होता है तद्भव शब्दों में। जहाँ भी शब्द के ऊपर यदि अनुनासिक चिन्ह हमें दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वो तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 2, तद्भव शब्दों पर ही अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अनिल, अनल शब्द का जो शब्द युग्म है इसका क्रमशः सही अर्थ है? आग, हवा, हवा, पानी, जंगल, दोनों, हवा, आग। जी हाँ साथियों, दो शब्द हैं, तो ये जो शब्द युग्म में क्रमशः इनका सही अर्थ क्या होगा? साथियों आप भी अनुमान लगाइए इसका सही अर्थ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है और निश्चित रूप से ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि सही जो विकल्प है उसकी बात की जाए तो वो है साथियों, जैसा कि अनिल है, अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल जो है उसका अर्थ होता है आग। जी हाँ साथियों, इस तरीके से विकल्प 4 इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अनिल और अनिल का सही अर्थ है वो विकल्प है 4, यानी कि विकल्प 4 जो है वो इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर साथियों क्रमशः की यदि बात करें तो अनिल जो शब्द है इसका अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, और ये इनके पर्यायवाची भी हैं। ये इस तरीके से आप इसको और अच्छे से बेहतर रूप से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो तात्कालिक वर्तमान की यदि बात की जाए तो उसका यहाँ पर साथियों सही जवाब है विकल्प 3, वह जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो वाक्य है विकल्प 3 वाला, वह जा रहा है, यह तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3 है कि तात्कालिक वर्तमान का जो उदाहरण है वो है वह जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। परिणति, परिणीति, परिणीति, परिणीति। साथियों सही शब्द कौन सा है जो शुद्ध है इन चारों में से? तो दोस्तों यहाँ पर यदि शुद्ध शब्द की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि परिणीति गलत है, परिणीत भी गलत है, परिणीति भी गलत है, बचा क्या? विकल्प 1। तो साथियों यहाँ पर विकल्प 1 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि शुद्ध है। तो परिणति जो शब्द है, परिणति, यह बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है? जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है, इनमें से 3 यण संधि के उदाहरण हैं, लेकिन एक यण संधि का उदाहरण नहीं है। वो कौन सा है? स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ साथियों, स्वल्प जो है यह यण संधि का उदाहरण है, सूदन अल्प। स्वच्छ जो है सूदन अच्छ, ये भी यण संधि का उदाहरण है। स्वागत की बात करें तो सूदन आगत, यह भी यण संधि का उदाहरण है, जबकि स्वांग यण संधि का उदाहरण
नहीं है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 यानी कि स्वांग जो है इसमें यण संधि नहीं है। स्वधन अंग, जी हाँ साथियों, इसका संधि विच्छेद होगा स्वधन अंग यानी कि दीर्घ संधि इसमें है। तो यहाँ पर सही जो जवाब है इस सवाल का, इस प्रश्न का, वो है विकल्प 4 स्वांग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सपरिवार शब्द में समास है अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सपरिवार शब्द है, इसमें समास कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब की बात की जाए तो दोस्तों जो सपरिवार शब्द है इसमें समास है अव्ययी भाव। जी हाँ दोस्तों, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। तो साथियों यहाँ पर जो फिर से आप देखिए, जो सपरिवार शब्द है इसमें यदि समास की बात की जाए तो इसमें समास है अव्ययी भाव यानी कि प्रथम विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारसिंगा शब्द में समास है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसमें समास कौन सा है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, बहुब्रीहि। साथियों ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बारहसिंगा शब्द है इसमें समास कौन सा है। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शब्द को देख करके लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसमें द्विगु समास सही कर देते हैं, क्योंकि ये इसका जो प्रथम पद है ये संख्यावाची दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो बारहसिंगा है ये इसमें बहुब्रीहि समास है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास है, क्योंकि जो बारहसिंगा है यह एक प्राणी का नाम है। जी हाँ साथियों, एक जानवर है बारहसिंगा, तो उसका नाम होने के कारण बारहसिंगा जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ना कि द्विगु समास में। तो साथियों कहीं भी अगर ये प्रश्न आए बारहसिंगा शब्द में समास है और यदि वहाँ बहुब्रीहि हो तो आपको पहले बहुब्रीहि पर ही टिक लगाना है साथियों। यदि बहुब्रीहि नहीं हो तो आप द्विगु कर सकते हैं, बाकी अगर बहुब्रीहि सवाल के जवाब में आता है, विकल्प में आता है, तो आपको बहुब्रीहि ही टिक लगाना है, सही करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। साथियों अच्छा प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है या रहता है, यह वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है साथियों, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस सवाल का सही जवाब है विकल्प 3। जी हाँ साथियों, यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो यह साथियों संयुक्त वाक्य, यहाँ पर विकल्प 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? ईमानदार, मालदार, दुकानदार, लापरवाह। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, बनता है अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गांठ का पूरा इस मुहावरे का अर्थ की यदि बात करें तो साथियों ईमानदार, मालदार, दुकानदार, लापरवाह, आखिर कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसका सही विकल्प है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, गांठ का पूरा इस मुहावरे का अर्थ है मालदार होना या धनी होना, तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 2 मालदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कविता नौकर से दूध मंगवाती है। जी साथियों, कविता नौकर से दूध मंगवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया। साथियों अच्छा प्रश्न है, क्या इसका सही जवाब हो सकता है? आप भी अनुमान कीजिए। तो कविता दूध मंगवाती है साथियों, ये वाक्य है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो साथियों अगर फिर से कहना चाहूँगा मैं, इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि जो कविता है वह नौकर से दूध मंगवाती है, तो यहाँ पर जो मंगवाना यानी कि नौकर से किसी और से कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया की बात की जाए तो वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प 1 प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है मेंढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, मुट्ठी, मंदक, मुदक। साथियों अच्छा प्रश्न है, कौन सा इसका सही विकल्प होगा? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेंढक शब्द है इसका तत्सम रूप की यदि बात की जाए तो वो है विकल्प 1 यानी कि मंडूक। मेंढक का तत्सम रूप होगा साथियों मंडूक, तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिसीमन का विलोम शब्द है सीमन, निर्सीमन, असीमन,
ससीमन। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आ चुका है कि जो परिसीमन शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है। 4 विकल्प है, 4 में से एक सही है, कौन सा सही है साथियों आप भी अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो परिसीमन शब्द है साथियों इसका विलोम शब्द है असीमन। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प होगा विकल्प 3, असीमन जो है वह परिसीमन का विलोम शब्द है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शब्दों का तत्सम तद्भव भेद किस प्रकार का है। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, जो शब्दों का जो रूप होता है तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, तो यह किस प्रकार का भेद है, यानी कि अर्थ के आधार पे है या व्युत्पत्ति के आधार पे है या प्रयोग के आधार पे या रचना के आधार पे है। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, जो शब्दों का ये भेद है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प 2, व्युत्पत्ति के आधार पर अथवा उत्पत्ति के आधार पर। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, सुई का तत्सम रूप है। जी हाँ साथियों, सुई एक जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है। सुया, सूची, सलाई, सूची। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है आप भी अनुमान कीजिएगा दोस्तों। सुई का तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सुई शब्द है साथियों ये तद्भव शब्द है। यहाँ पर इसको भी आप समझ लीजिएगा, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हमें ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुई का जो तत्सम रूप है वो है साथियों विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 सूची। दोस्तों जो सूची जो शब्द है यह सुई का तत्सम रूप है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 सूची। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आशीर धनवाद, आशीर धनवाद, आशी ही धनवाद, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो आशीर्वाद शब्द है साथियों इसकी सही संधि विच्छेद की बात की जाए तो 4 विकल्प यहाँ पर है दोस्तों, और इनमें से जो सही है वो है विकल्प 3। जी हाँ साथियों, आशी ही धनवाद, ये जो है विकल्प 3 ये बिल्कुल सही है, आशी ही धनवाद। जी हाँ साथियों, और इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि यहाँ पर है साथियों, और आशी के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है यह विसर्ग ही बाद में नियम के अनुसार र में परिवर्तित हो जाता है, आधा र में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से इसका आशीर्वाद शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, सही विकल्प होगा विकल्प 3 आशी ही धनवाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है। भिज्ञ, अनभिज्ञ, सुविज्ञ, अनाभिज्ञ। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ये जो शब्द है साथियों अभिज्ञ, इसका विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सही जवाब है वो है विकल्प 2 अनभिज्ञ। जी हाँ साथियों, अनभिज्ञ इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभिज्ञ है इसका अर्थ होता है साथियों कुछ भी, अभिज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार या जानने वाला, जबकि अनभिज्ञ का मतलब होता है नहीं जानने वाला। तो इस तरीके से अभिज्ञ जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा साथियों विकल्प 2, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, स्वच्छंद में संधि है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अयादि। साथियों कौन सी संधि है स्वच्छंद शब्द में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वच्छंद शब्द है इसमें है व्यंजन संधि। जी हाँ साथियों, व्यंजन संधि इसमें है और इसकी संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो वो होगा स्व धन छंद। जी हाँ साथियों, स्व धन छंद इसका संधि विच्छेद होगा। इस तरीके से स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सोना चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। जी हाँ साथियों, जो सोना चांदी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये जो शब्द है सोना चांदी, इस शब्द में संज्ञा की यदि बात करें तो इसमें संज्ञा है द्रव्यवाचक। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3 यहाँ पर सही है, यानी कि सोना चांदी में संज्ञा है द्रव्यवाचक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानवता, मानवीकरण, मनुष्य, मानवीय। जी हाँ साथियों, एक शब्द है मानव, इस मानव शब्द से जो विशेषण बनने वाला है वो विशेषण कौन सा बनेगा।
मानवता, मानवीकरण, मनुष्य, मानवीय। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानव शब्द है इससे यदि विशेषण हम बनाएंगे तो विशेषण जो बनेगा वो होगा मानवीय। जी हाँ दोस्तों, मानवीय विशेषण बनेगा मानव शब्द से। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 4 मानवीय। साथियों थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिएगा कि जो मानव शब्द है इससे विशेषण बनेगा वो है मानवीय। तो इस तरीके से यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, श्रुति का कौन सा अर्थ नहीं है? वेद, मंत्र, सुनना, कान। जी हाँ साथियों, 4 शब्द है, 4 में से जो एक शब्द है वो श्रुति का अर्थ में नहीं आता है, यानी कि जो श्रुति जो शब्द है उसका अर्थ नहीं है। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए साथियों, तो जो श्रुति शब्द है, वेद जो है सही, यानी कि वेद को भी श्रुति कहा जाता है, सुनना को भी श्रुति कहा जाता है और कान को भी श्रुति कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बचा क्या विकल्प 2, यानी कि मंत्र जो है यह श्रुति का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा मंत्र। जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न है श्रुति का कौन सा अर्थ नहीं है, तो उसका सही जवाब है मंत्र। बाकी जो 3 है, वेद, सुनना, कान, इन तीनों का अर्थ श्रुति से संबंधित है, यानी कि श्रुति का इनको भी श्रुति कहा जाता है, यानी कि वेद, सुनना और कान, इन तीनों के लिए भी श्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि मंत्र के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से स्त्रीलिंग है? चांदी, दही, प्राणी, घी। साथियों अच्छा प्रश्न है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? 4 विकल्प हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि स्त्रीलिंग की यदि बात करें तो घी जो है साथियों ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। प्राणी भी साथियों स्त्रीलिंग नहीं है। दही जो है साथियों यह भी स्त्रीलिंग नहीं है, यह भी पुल्लिंग है। बचा गया चांदी। जी हाँ साथियों, जो चांदी है यह स्त्रीलिंग है। जी हाँ साथियों, चांदी जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है। बाकी जो 3 हैं ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो इस तरीके से सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 1 चांदी। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ साथियों, 4 शब्द है, 4 में से हमें वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अधीर, विखंडित, मानवता, मानवीय। जी हाँ साथियों, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो साथियों यहाँ पर सही विकल्प की बात की जाए तो वो है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, विखंडित जो शब्द है विखंडित, इसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। जी हाँ साथियों, इसमें बात की जाए तो वि उपसर्ग है और साथ ही इत इसमें प्रत्यय है। तो इस तरीके से इसमें जो विखंडित शब्द है इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, यानी कि दोनों का ही प्रयोग इसमें हुआ है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा साथियों विकल्प 2 विखंडित। जी हाँ साथियों, ये था आज का वीडियो आपके लिए और टेस्ट सीरीज 4। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने इसमें किया है। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे आने वाली परीक्षाओं में। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह और भी अभी आगे बहुत अच्छे हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो वीडियो के माध्यम से जारी करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।